Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your very own Alisa Nakwi, and today the guest we have, he has a massive experience, 17 years to be exact, and 14 years in Cambridge O and A levels. He is a master's in statistics by profession, and he's also a teacher, which I'm sure is obvious at this point. He has been in various online platforms, including an international one named Abwab. He has 2 projects running of his own. So let's get to know him and his journey. A very warm welcome to Sayyid Tehmoor. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you doing? I'm fine. Good. Going good. How's life these days? थोड़ी सी चैलेंजिंग Okay. और इन केस से दैट कि थोड़ा सा ज़रा जिस तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस नए दौर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, तो बस इस तरह की ज़िंदगी गुजरी है। ओके, नाइस। सबसे पहले तो आई थिंक मैं जिसको भी इंटरव्यू करती हूँ मैंने पॉडकास्ट, सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग बात जो मुझे लगती है वो उनका प्रोफेशन, कि हाउ डिड दे लैंड इनटू दिस प्रोफेशन, और इज इट समथिंग जो वो हमेशा से करना चाहते थे या फिर दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन? तो व्हाट इज इट इन योर केस? अगर शुरू से बात करें तो इट वाज नॉट लाइक दैट कि ऐसा नहीं था कि टीचिंग में ही आना है या टीचिंग ही करनी है, दूर भागते थे इससे, क्योंकि बहुत सारी वजूहत होती हैं। और जाहिर सी बात है, आपने फैमिली में जब किसी को देखा हो जॉब की तरफ जाते हुए तो आपके दिमाग में भी यही होता है यार कहीं ना कहीं जॉब ही करेंगे, मतलब क्या फ़ायदा ये टीचिंग वगैरह करके, कोई मतलब मोटिवेशन ही नहीं थी इस तरह की। तो ग्रेड 9 से सिलसिला शुरू हुआ। ग्रेड 9 के अंदर जब मैं था तो कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाया और 1-2 जगह छोटी सी ऑड जॉब्स की और वो सिलसिला शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते चले गए तो आगे बढ़ते बढ़ते उस वक्त ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार अपनी एजुकेशन के साथ एक चीज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो बेसिकली यही है टीचिंग, जिसमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। अभी तक इसको आप एज अ हॉबी ट्रीट कर रहे थे? जी, ठीक है। मतलब हॉबी आप ये समझ लीजिए कि इट्स लाइक दैट कि थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी, जब आप फाइनेंशियली किसी एक उसमें हो, प्रॉब्लम में हो, तो फिर आप ये सोचते हैं। तो खैर बहरहाल ये जर्नी स्टार्ट हुआ और हम इसमें आगे चलते चले गए। थोड़ी सी चीज़ें बेहतर थी इंग्लिश और मैथ्स वाले पार्ट की, तो हमने इंग्लिश की तरफ रुख किया ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस वक्त हमारे वक्तों में जब हम बीइंग स्टूडेंट थे तो उस वक्त इंग्लिश को बहुत बेहतर समझा जाता था। इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश बोलनी आती है, इसको इंग्लिश आती है, ये अच्छा लिख लेता है, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट था ना, तो हमने भी ज़्यादा उसी की तरफ जाने का रुख किया। ठीक है। और स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो एक होता है ना आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा मेंटोर आपका होना चाहिए जो आपको ना बिल्कुल चेंज कर दे। तो ट्यूशन्स पढ़ाते थे और बहुत मेहनत करते थे, मतलब सुबह पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये वाला एक सिलसिला चल रहा था। बीच में मुझे एक मेरे टीचर मिले, वो भी मेरे एक दोस्त के रेफरेंस है ना, मतलब उसने कहा यार तू इतनी ट्यूशन्स पढ़ाता है, जा जाके एक सर है उनके घर पे ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, तू वहाँ आ जा पढ़ाने के लिए। मैंने कहा यार सही है, बिल्कुल आई कैन स्टार्ट। मैं गया उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अच्छा, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं, ही इज़ माई मेंटोर। उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, मतलब पूरा कम्प्लीटली। हिज नेम इज़ सैयद तनवीर हसन सिद्दीकी। तो उनके घर गया मैं, उनसे मेरी बात वगैरह हुई। उन्होंने कहा पढ़ाओगे? मैंने कहा जी सर पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैंने कहा सर इंग्लिश पढ़ाऊँगा। कहने लगे ठीक है। कहने लगे यार मेरे पास बिजनेस स्टडीज़ का टीचर नहीं है, क्या तुम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा सकते हो? मैंने कहा सर इंग्लिश में अगर है तो कोई मसला ही मुझे कोई नहीं है, मैं देख लूँगा, पढ़ा दूँगा। तो कहने लगे ठीक है, तो तुम ना एक काम करो, कल से तुम आ जाओ और ग्रेड 9 के कुछ बच्चे उनको बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ानी है। तो मैंने कहा सर आप मुझे बुक दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ बुक। अब इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो एक लिटरेचर पढ़ने की आदत सी हो गई थी, और लिटरेचर एक आर्ट है, मतलब इसको मैं खुद भी अगर बोलूँ तो अगर मैं इंग्लिश में रहता तो शायद मैं इसको उस तरह नहीं डील कर पाता। तो हम लेके गए रात में, और 12 बजे के बाद जब बुक पढ़ना शुरू की तो 4 बजे सुबह जाके ये एहसास हुआ कि भाई गलत आपने फैसला कर लिया, ये तो नहीं पढ़ा सकते आप। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि उस वक्त हम बेसिकली मैट्रिकुलेशन से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ पे जो किताबों को पढ़ाने का तरीका और जो डिफरेंट चीज़ें रट्टा मारने वाली थी ना, वो वहाँ नहीं थी। तो हमने कहा यार ये फैसला तैमूर गलत हो गया और ये तो अब मसला हो जाएगा। तो खैर बहरहाल हमने सोचा नहीं यार, अब बोल दिया है और सर ने बुला लिया है तो इज़्ज़त का भी सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन मैंने सुबह 7 बजे तक पढ़ा, बैठ के इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया और देखा, उस पर चीज़ें देखी कि अच्छा फिर समझ में आया पेपर क्या होता है, ओहो पेपर इस तरह लिखा जाता है, केस स्टडी होती है, ठीक है। फिर एक बात समझ में आई, 7 बजे बैठ के मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में 1 घंटे का लेक्चर बनाया, लेकिन उसके लिए रिसर्च वर्क इतना हुआ कि 12 से 7, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे तो कुछ पता ही नहीं था। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि हाँ यार बस अब मैं कर लूँगा और अब हो जाएगा। ठीक है। तो खैर बहरहाल हम आए, अगले दिन बच्चों को डिलीवर किया शाम में।
बच्चे खुश, सर बहुत अच्छा समझाया और समझ में आ गया और हम लिख भी पा रहे हैं, हम लिख लेंगे। अच्छा, लिखने वाले पार्ट में हम ग्रामर अच्छी थी तो बच्चों को बताना और उनकी चीज़ों को चेक करना वो थोड़ा सा ईजी था मेरे लिए। आगे बढ़ गए हम, सर ने बोले इकनॉमिक्स पढ़ाओ, पढ़ा देंगे। अच्छा, अब उस वक्त ये हुआ कि बेसिकली मैं खुद आगे अपनी चीज़ों को फील्ड को नहीं जा सका उसमें, तो मैंने स्टार्ट इस तरह से किया कि मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ना था और साथ साथ जॉब भी करनी थी कोई ना कोई, तो मैंने कहा बीकॉम सबसे बेहतर है, ईजीली हो जाता है। और उस वक्त हमारे वक्तों में तो ऐसा था कि मतलब कहते थे कि पत्थर उठाओगे ना तो 4 बीकॉम निकल आएंगे नीचे से, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था। हमने कहा यार हम भी कर लेते हैं, जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में एक ऐसा पार्ट रहा है कि सीखने वाली एक चीज़ जो रही हमेशा साथ, और एक काम को परफेक्शन से करने वाली चीज़ वो रही साथ, कि यार जितना भी करना है ना इतनी परफेक्शन से करना है। तो सर देते थे टास्क, हम करवा देते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ानी पढ़ा देंगे सर, बिजनेस पढ़ानी पढ़ा देंगे, जो आप बोले। हाँ जो आप बोले, क्योंकि उस वक्त उनके घर पे इतने सारे बच्चे आते थे तो वहाँ पे ना मुझे जगह जगह जाके पढ़ाना नहीं पड़ता था, एक ही जगह में जाता था, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ा लेता था तो अच्छे पैसे बन जाते थे। मैंने कहा सही है। अच्छा, कोई मोटिवेशन नहीं थी, मतलब ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं अभी अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। ठीक है। एक दिन जाने के बाद बच्चों के सर से बैठ के बात हो रही थी, सर ने बोला क्या करना है आगे ज़िंदगी में। मैंने कहा सर टीचिंग कर लेंगे। नहीं कर लेंगे मतलब ये क्या, आपका कोई गोल ही नहीं है कि आप कर लेंगे, कुछ भी करना हो तो कर लेंगे। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हाँ क्लैरिटी नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और उस वक्त में ना अच्छा मेरे घर में शादियाँ बड़ी जल्दी होती है ना, तो अम्मा जो है ना जल्दी लग जाती है, ग्रेजुएशन के अंदर ही लड़की तलाश करना शुरू कर दिया। अच्छा, इवन फॉर यू? हाँ इवन फॉर मी। अच्छा, उस वक्त सवाल ये होता था लोगों का कि आपका बेटा करता क्या है जी? सुबह पढ़ाता है, शाम में पढ़ाता है, ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? अब द पॉइंट इज कि यार अबे भाई मेरे पास टाइम कहाँ बच रहा कुछ करने का। अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ जो कंटेंट रिलेटेड लोग हैं जैसे यूट्यूबर्स हो गए या इस तरह के लोग, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो आपसे भी, टीचर से भी ये सवाल? टीचर से पहले ये सवाल होता था कि भाई करते क्या है, और मैं टीचिंग को उस वक्त कुछ समझा ही नहीं जाता था, और टीचर्स के दिमाग मतलब ये था कॉन्सेप्ट कितने कमा लेता होगा। अच्छा ठीक है, और हाँ 50,000 कमा लेता होगा बेचारा, कैसे घर चलेगा, कैसे कोई लड़की दे दे, ये वाला सवाल था ना। तो बड़ा मतलब ना ये था, एम्बैरेसिंग होता था ये कि मतलब आपसे जब ये पूछ लिया जाए ना कि आप बताएं उसको पूरी डेली रूटीन में, बोले इसके अलावा क्या करते हो यार, क्या करते हो, टाइम बचेगा ना, रात में अपना पढ़ना होता था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम भी उस वक्त आसान नहीं था। अच्छा मेरे वक्तों में जो बीकॉम था ना वो मतलब इस तरह से निकलता था कि लोगों के पेपर रुक जाते थे और वो साल 3 साल में बीकॉम निकाल लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही अटेम्प्ट में निकाला पेपर, उसका भी निकाला, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, और एक ही दफ़ा में क्लियर कर लिया। तो खैर बहरहाल सर ने बोला कि क्या करना है आगे, क्या कुछ, मैंने कहा सर करना है। बोले तुम कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो? मैंने कहा सर इंग्लिश। कह रहे नहीं इसके अलावा बताओ। मैंने कहा सर मैथ्स में अच्छा हूँ। तो कह रहे मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा सर कभी मौका नहीं मिला और किसी ने मौका दिया नहीं पढ़ाने के लिए ना एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास पढ़ाओ, मैं छोड़ देता हूँ 7, 8 के बच्चे, 9 के बच्चे पढ़ाना, तुम पढ़ाओ यहाँ पे। मैंने कहा सर पढ़ा लूँगा, मसला तो कोई नहीं है। अब मैंने दिल में मैंने ये सोचा कि यार पैसे आ जाएंगे थोड़े से, और मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लग जाएगा तो पैसे आ जाएंगे, तो दिल में तो ये बात थी कि हाँ यार, और मैथ के बच्चे भी ज़्यादा होते थे ना। मैंने कहा हाँ यार सर मैं पढ़ाऊँगा। तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट ना बचपन से काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि अम्मा ने इस तरीके से पढ़ाई थी ना मैथ्स, अम्मा को जितनी आती थी उन्होंने पढ़ाई मुझे ना, और ऐसे पढ़ाई कि मेरे वालिद साहब ने कभी भी मेरी एजुकेशन के बीच में कभी कुछ नहीं बोला। मैं रात में पिटूँ, अम्मा कुछ भी कर दें, हैंगर से मारें, चप्पल से मारें, और इवन तो मुझे अच्छी तरह से अभी भी दिमाग में कभी कभी रिकॉल होता है कि मैं उंगलियों पे गिनता था कि 1 2 2 + 1 3, और जहाँ मैंने गलत किया ना अम्मी वहीं स्टिक मारती थी हाथ के ऊपर। तो अम्मा ने मुझे इस तरह पढ़ाया, और लेकिन उनका वो करना वो ऐसा है कि अब कभी मैं गलती नहीं करता, उन चीज़ों में मैं सीख गया कि क्या करना था। तो वो वाला पार्ट अच्छा था। सर ने कहा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने बुक पकड़ाई, हम बुक लेकर घर आए। लिटरेचर पढ़ने की आदत थी तो बुक पढ़ना शुरू कर दी। अब बच्चों को ना, केमिस्ट्री के बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते, आप क्लास में जाएं, बोर्ड पे सवाल लेके बच्चा कॉपी करे और तो कॉन्सेप्ट नहीं देंगे तब तक, क्योंकि वो सवाल नहीं आएगा उसके पेपर में, वो एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि हम जिस सिस्टम से आए थे ना निकल के, उस सिस्टम में ये था ये 4 सवाल याद कर लो, इसमें से 3 आ जाएंगे, बस तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ ऐसा मामला ही नहीं था। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर एक अलग कहानी थी, मतलब उसमें आपको सिखाना है उसको यार एग्जैक्टली। तो खैर हमने बोला ठीक है। अब वो खैर ली किताब, पढ़ना शुरू की। अच्छा मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा है। मैंने डी सीरीज़ का लिटरेचर लोग नहीं पढ़ते, लोग इग्नोर करते थे, जाने तो मैंने उसकी एग्जाम्पल्स तक पढ़ी है, हर एक चीज़ को पढ़ी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी उसमें मिल जाती थी। तो मैंने उसका लिटरेचर फुल पढ़ा तरीके से ना। सब्जेक्ट नॉलेज थी, कमांड थी, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह,
कभी कोई मसला नहीं हुआ। ग्रेजुएशन के अंदर पार्ट 1 के अंदर स्टैटिस्टिक्स में 95 स्कोर किया था। माशाल्लाह। पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था जिसको कुछ नहीं आता था, और मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छा, उसको कुछ नहीं आता था। उसने बोला यार मुझे तैमूर थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं यूँ हो गया और उसने पेपर देखना शुरू कर दिया। उसके 96 स्कोर थे, मेरे 95 स्कोर थे। एग्जैक्टली 1 मार्क्स ज़्यादा था, पता नहीं किस चीज़ में कहाँ पे, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने गलत क्या किया। इवन तो जब मैं घर आया ना, मैंने अपना बीकॉम का पेपर निकाला स्टैट्स का, मैंने देखा, क्योंकि किसी पेपर को मैं ऐसे नहीं देखता था, जितनी मोहब्बत मुझे इससे नहीं कैलकुलेशन से थी। तो मैंने निकाला और निकाल के देखा, मैंने कहा ओहो यार ये पहला सवाल हार्मोनिक मीन का मैंने गलत कर दिया। एहसास था मुझे कि ये 5 नंबर का सवाल मैं गलत करके आ गया हूँ। तो मुझे पता था शायद, मैंने कहा चलो 10 नंबर कट जाएंगे, 15 कट जाएंगे, हो सकता है कहीं और भी गलती की हो। लेकिन जब मार्कशीट आई हाथ में, देखा 95 स्कोर, ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त। वो तो एक अजीब सी वो मोटिवेशन आ जाती है ना कि यार ये देख कैलकुलेशन कितनी अच्छी की है मैंने। तो खैर बहरहाल अब इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया, सर के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई, सर ने सिखाई चीज़ें, सर ने बताना शुरू किया, सर ने मौका दिया, सर तमीम हसन ने मुझे मौका दिया कि तुम करो। और वो पीछे रहते थे, वो कभी दरमियान में नहीं आते थे, मेरे पढ़ाने के मामला में भी, किसी भी मामला में दरमियान में नहीं आया। मैंने कोशिश की और वाकई में मैं कर गया। 9-10 निकाल ली मैंने, 9-10 के बच्चे पढ़ाए। तो 11 पे मैं खुद डरता था कि अपेयरिंग कैसे पढ़ाऊँगा। और वो पढ़ाने से एक चेंज लाइफ में ये आया कि जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था वो जो मैं छोड़ के मैथ्स की तरफ आ गया, और इस 1 साल के अंदर मैथ्स से मुझे वो मोहब्बत हो गई कि मैंने फैसला कर लिया यार यही है, अब जो है यही है। तो वही सवाल एक दोबारा से दिमाग में आया जिसकी वजह से टीचिंग छोड़ना चाहते थे कि यार शादी कैसे होगी, आगे घर कैसे चलेगा, फैमिली, अम्मा, प्रेशर, सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने बोला यार अब होती भी है तो हो, नहीं होती तो ना हो, कोई मसला नहीं है, मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा। तो इस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि ये एक पैशन भी है, ये एक पैशन भी है। और वो वाकई वो एक ऐसी मोहब्बत हुई ना उसके बाद मैथ्स के साथ कि अब कोई मसला नहीं। अच्छा मैंने ना ये देखा कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ना जब, तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं सबकी ज़िंदगी में, सबकी अपनी मुश्किलात होती हैं। सब्जेक्ट को सिर्फ उस हद तक ही जाना, जैसे ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ ओ लेवल्स ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हर जगह पे मैंने पढ़ाया है, मतलब मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाया है और बहुत ऊपर लेवल पे पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। अभी भी आप कराची में मुख्तलिफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सर जी है, आदम जी है, सर जी तो ऑलमोस्ट सब बंद हो गया, आदम जी है, मास्टर जी हैं, इनमें अगर आप नाम लेंगे तो वो मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने इन जगहों पे काम किया है और बहुत ऊपर लेवल पे काम किया। जो मैथ्स में जब मैंने चेंज किया ना, तो मैं इंटरमीडिएट भी पढ़ा रहा था, मैं एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा था, मैं ओ लेवल्स भी पढ़ा रहा था। लेकिन ओ लेवल्स बस ये था कि मौका कोई मॉर्निंग में दे नहीं रहा था। स्कूल में आप जाएँ पढ़ाने के लिए तो वो आपको बोलते थे यार आपके पास कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रेड 6 है हमारे पास, ग्रेड 6 को पढ़ा लें, ग्रेड 7 को पढ़ा लें। यार बड़ा अजीब सा था कि यार मैं कैसे स्टार्ट कर लूँ। मैं शाम में इतना मैच्योर बच्चा पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ईयर का, जो मतलब जी सर करता रहता है, और यहाँ पे मैं ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे कैसे से सवाल करेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगा। लेकिन जब फैसला कर लिया ना कि मूव करना है तो बस करना है। फिर काफ़ी अर्सा पढ़ा लिया कोचिंग में, इधर उधर बच्चे अपेयर भी करना शुरू कर दिए, 11 में भी पहुँच गए, लेकिन मॉर्निंग का मौका अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देने को तैयार था। और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना वो ये था कि मेरी शादी मेरी हो चुकी थी, और शादी के बाद ही फैसला पूछा हो गया था नहीं, वो उस वक्त फिर नहीं पूछा। वाकई में उस वक्त ना फिर एक अर्निंग वाला पॉइंट भी इतना बेहतर था कि आगे मुझे पता था कि मैं इस जगह पे एक्सेल करूंगा। और मैंने फैसला जब किया ना तो उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी कि हाँ यार मैं इंटरमीडिएट को अल्लाह हाफिज़ करके मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ना है तो एक आपका जो पार्टनर होता है ना उसका साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके साथ कैसा मिला आपको। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा भाई मैं ये मूव करने जा रहा हूँ इस तरह से, और मैं ऐसा करूँगा ना तो मॉनेटरी फंड्स पे हमारे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और जब आप ग्रेड 6-7 को पढ़ाने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको 40-45 मिलेगी इनिशियल सैलरी। उसके बाद आप ट्यूशन्स पढ़ा के भी अगर कमा लें तो आप 1-10-1-20 कमा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो मैंने वाइफ को बोला देख लो, कह लेंगे आप कोई मसला नहीं, करें आप। और मैंने स्टार्ट लिया और मैंने छोड़ दिया इंटरमीडिएट और चला गया मैं ओ लेवल्स की तरफ पढ़ाने के लिए। बहुत लिमिटेड जगहों पे पढ़ा रहा है जहाँ पे अच्छे पैसे मिलते थे, उनको कंटिन्यू रखा साथ कि यार कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट ना आ जाए, लेकिन पढ़ाना शुरू कर दिया। 6 ग्रेड से स्टार्ट किया। बहुत लोगों से मॉर्निंग में 6 ग्रेड से स्टार्ट किया, बहुत लोगों से मैंने हेल्प ली, लेकिन हर कोई नहीं मिलता ऐसा। सर तनवीर की तरह हर कोई नहीं मिलता जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए हाँ ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, लेकिन जो करना है आपने खुद ही करना है जी। अब ग्रेड 6 पढ़ाई 1 साल तो सीरीज़ का आइडिया हो गया कि बुक स्कूल में इस तरह पढ़ाई जाती है। अगले साल 7 की एक जगह अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ ज्वाइन कर लिया। 1 साल पढ़ाई, 7-8 की आगे बढ़ते फ़ौरन स्विचिंग इतनी ज़्यादा की है कि आज भी मैं किसी को सीवी दिखाता हूँ ना, अब मैं किसी को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे इस इदारे में इतने साल से हूँ, तो कहते हैं यार शुरू में तो इतना स्विच किया तुमने, अब तो 6 साल से इसी इदारे हो, कोई चेंज ही नहीं है। बोलते हैं यार अब असल में ये कि अब ठहराव आ गया ज़िंदगी में, अब जो मुझे अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया, मैं रुक गया वहाँ पे कि अब इससे ऊपर मुझे नहीं है, अब आगे निकलूंगा तो फिर डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा। तो बस वो
हमने स्टार्ट किया और चल पड़ी गाड़ी, और माशाल्लाह फिर मोहब्बत हो गई मैथ्स के साथ, फिर मूवमेंट में मूवमेंट। और फिर जब एक वो था, एक टैग था कि उस वक्त में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यार सिटी और बीकन हाउस जो है ना, इनका टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टैग होगा ना तो आप मार्केट में अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्ट था ना, और वाकई मैंने वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गया भी। मेरी एक मोटिवेशन, एक ख्वाब था मेरा कि मैं सिटी स्कूल में पढ़ाऊँगा या बीकन हाउस में पढ़ाऊँगा। मैं वहाँ पे गया भी, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ नहीं यार, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये तो सिर्फ एक दिमाग का वो था, वो दूर था। खैर उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, आगे बढ़ते गए, बच्चे पे गया। फिर 2020 में डिस्टिंक्शन आई आईयू स्कूल से, तो वो भी एक एकदम से चेंज था। जिस बच्चे की डिस्टिंक्शन आई, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय साइड। उसको तो पता था कि वो कर लेगा कुछ, पर मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। असल में मसला ये था कि मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप जब कहीं पे पढ़ा रहे होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत मुश्किलात में पढ़ रहे हों या इस तरह के हों। बच्चा बहुत अच्छा था, पर मैंने कभी डिस्टिंक्शन की कोशिश नहीं की थी ना, एक्सपेक्ट ही नहीं किया आपने। एक्सपेक्ट ही नहीं किया, कि कोशिश ही नहीं की थी कभी। लेकिन जब उसने मुझे बोला सर आप मुझे ट्यूशन दे देंगे, मैंने बोला हाँ यार दे दूंगा। तो मैंने कहा यार मैं देखो तुम्हारे पास आ नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से उसको ट्यूशन चाहिए थी कि वो मुझे पेमेंट नहीं दे सकता, पर उसको हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा उस वक्त ना नया नया ये शुरू हुआ था, कोविड जब आया था 2020 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोविड आया था, कोविड की वजह से चेंजेस हुई थी थोड़ी सी। हमने भी एक लैपटॉप ले लिया था जाके, और उस पर हमने सोचा कि हम भी पढ़ाएंगे। हमने उससे बात की कि बेटा मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। अच्छा वो फर्स्ट टाइम था, तो उसने बोला ठीक है सर पढ़ा दें। ठीक है, मैंने कहा डन, शुरू पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चे को। अब वो बच्चा उस वक्त ग्रेड 9 में था, फिर 10 में आया, और फिर 11 में जब वो आया तो उस वक्त कोविड का सिनेरियो सब कुछ खत्म हो गया। कोविड से, बल्कि कोविड से पहले की नहीं, कोविड के बाद की बात है, सिनेरियो बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसका। और फिर जो है जब उसका 11th वाला ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने मेहनत शुरू की, और उसने भी पढ़ा, रात 12 बजे भी पढ़ा, रात 1 बजे भी पढ़ा। और जब मैं उसको पढ़ाने लगा ना तो 1 महीने बाद मैंने बोला यार ये बच्चा बड़ा वो है, मतलब विल है इसके अंदर। उसकी बहन भी लेती थी 7 क्लास, दोनों सेम क्लास में थे। मैंने कहा इसको मैं पढ़ाऊँगा। मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, मैंने उसके लिए चीज़ें निकाली, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने ढूंढ ली, ऐसा ऐसा मटीरियल मैंने ढूंढ लिया, ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ लिए कि मतलब वो वाक़तन काफ़ी चैलेंजिंग थे, उसने किए और कंप्लीट भी किए उसने सवाल। और जब उसका पेपर का टाइम करीब आया तो उसने बोला सर क्या लगता है कैसा होगा पेपर? मैंने कहा तुम्हारा तो बहुत अच्छा होगा, बाकियों का मुझे नहीं पता, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। कह रहा हाँ सर सब यही कह रहे हैं, मम्मा भी यही कह रही है। मैंने कहा अच्छा होगा, बेफिक्र हो जाओ। पेपर देकर आया, उसने आते ही मुझे कॉल की, कहता है सर ये सब था, ये इस तरीके से करके आया हूँ मैं, कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। कैम्ब्रिज ने उस साल पहली दफ़ा ना अनाउंसमेंट स्टार्ट की थी कि जनाब उन्होंने रिजल्ट अनाउंसमेंट जो थी ना वो इस तरह से, वरना पहले तो इस तरह अनाउंस ही नहीं होती थी ब्रिटिश काउंसिल की। मेल्स आई सारे स्कूल्स के अंदर ना, हमारे स्कूल में भी आई। अब हम हेड से बहुत क्लोज थे तो हमें पता था, हेड ने बोला यार ये अरहम को बुलवाया, अरहम उस्मान नाम था बच्चे का, उसको बुलवाया है। मैंने कहा अच्छा। अब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ ना, मैंने कहा इसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किया होगा, अपने सब्जेक्ट का नहीं आ रहा, फिजिक्स में किया होगा, इसकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी थी, इसकी इंग्लिश भी अच्छा, मतलब जहन में था ही नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने सब्जेक्ट का नहीं आया दिमाग में। हाँ एक खुशी थी, बीच में एक दफ़ा एकदम ख्याल आया कि यार हो सकता है मैथ्स में कर लिया हो। नहीं यार मैथ्स में नहीं किया होगा, गलती के चांसेस होते हैं यार, हो गई होगी गलती, लेकिन ये फिजिक्स में बहुत अच्छा था, इसने स्कोर कर लिया होगा, फिजिक्स में इसकी डिस्टिंक्शन है। खुश है ना सब। अब जिस रोज़ वो अनाउंसमेंट थी उस रोज़ वो पहुँचे बच्चे वहाँ पे, पेरेंट को भी बुलवाया, हमारे स्कूल से हेड भी गए। मेरे स्कूल की हेड थी मैम रेहाना, एंड नाउ शी इज़ इन पुर्तगाल, तो वो छोड़ के जा चुकी हैं, पुर्तगाल में ना पढ़ रही हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हैं, PhD वगैरह। तो उन्होंने ना मुझे वहाँ से एक मैसेज किया, तैमूर, अच्छा जिस वक्त अनाउंस होने वाला है, मतलब आधा घंटा पौना घंटा, उनका एक मैसेज आया, तैमूर मैं क्लास ले रहा हूँ। क्या मुझे मैसेज कर रही है इस टाइम पे, 3 बजे के टाइम पे मुझे मैसेज कर रही है। मैंने कहा मिस डू यू नो दिस? उन्होंने सिर्फ ये मैसेज किया, डू यू नो दिस? मैंने कहा व्हाट? कोई रिप्लाई नहीं। हाँ कोई रिप्लाई नहीं, क्या मतलब यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं। थोड़ी देर बाद ना एकदम से उनकी कॉल आ गई, वो शी वाज जस्ट कि तैमूर मैथ्स में डिस्टिंक्शन है उसकी। मैंने कहा क्या? ईमेल पे पता नहीं चला था? नहीं ईमेल पे तो सिर्फ नाम आया था, ईमेल में सिर्फ नाम आया था कि भाई आपने यहाँ आना है, और वहाँ पे अनाउंसमेंट। अच्छा वहाँ पे होता ही है कि जब आप जाते हैं ना पेरेंट को, वो अब तो लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था तो एक बुकलेट सी दी थी, उसमें सब बच्चों का लिखा हुआ था कौन से बच्चे की। तो उनकी मदर के पास जो बुकलेट थी ना, उन्होंने अपने बच्चे का नाम सर्च करके पहले ही पीछे बैठी हुई थी, उनको पता था। और वो उनको नहीं पता ना मैं मिलान वगैरह, तो इन लोगों ने मुझे कॉल की फ़ौरन वहाँ से निकलते ही कि तैमूर मैथ्स डिस्टिंक्शन। मैं तो ज़बरदस्त यार। और आप क्लास में हैं अभी? अभी मैं क्लास में।
और मैं एकदम ना मतलब मैंने फ़ौरन फ़ोन रखा, मैंने कहा अच्छा मैं इसमें आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने क्लास में बच्चों को बताया और वो बहुत एक खुशी थी, एक अजीब सी खुशी थी। वो बच्चा बाद में आया भी, मुलाकात भी हुई उससे और अच्छा भी रहा। बहुत चीज़ों में चेंज आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ गए। बस ये है थोड़ा सा जर्नी, बस जिसमें थोड़ी सी मेहनत है हमारी, बस और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि लर्निंग वाला पार्ट इंसान की ज़िंदगी में ना हमेशा रहना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपनी सीखा और आगे बढ़ा। अच्छा, आपकी जर्नी में जो एक मेजर रोल है वो आपके मेंटोर का है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ स्टूडेंट टू हैव अ मेंटोर एंड हाउ डज वन फाइंड अ मेंटोर? भाई देखिए, ये जो है ना सिलसिला मेंटोर मिलने वाला, ये वक्त और हालात के ऊपर है। इसमें ना आपकी खुद, या तो आप किसी को इंस्पिरेशन बना लें तो आप उसकी तरह बनना चाहें। अच्छा, मेरी इंस्पिरेशन में कोई ऐसा बंदा था ही नहीं कि मैं जिसकी तरह बनना चाहूँ, मुझे कोई कंसर्न ही नहीं था, सीधी सी बात आप है। जिंदगी गुजार रहे थे बस अपनी। ज़िंदगी गुजर रही थी, चल रहा था भाई, तो चल रहा था। तो मेरा कोई मेंटोर नहीं था, बस ये इनसे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत हो गई, ताल्लुकात अच्छे हो गए। और वो सब्जेक्ट को जिस तरह पढ़ाते थे ना, तो वो एक अच्छा लगता था। उनकी क्लास अगर आप बाहर से भी खड़े होकर देखें ना, अंदर बच्चे ग्रुप में बैठे होते थे बहुत सारे। अच्छा, पूरा एक ना हॉल सा था, कमरा उनका, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, बहुत बच्चे होते थे और वो पढ़ा रहे होते थे बोर्ड पे, और वो अपेयरिंग ही पढ़ाते थे उस वक्त। और मैं उस वक्त उनके घर जाके 9 और 10 पढ़ाता था। तो मैं वहाँ खड़े होकर पीछे से भी देखूँ ना सर तनवीर को, तो उनका पढ़ाने का तरीका, बच्चा इतना मोटिवेटेड लगा हुआ उनके साथ, देख रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है, फटाफट सारी कैलकुलेशन चल रही है। तो एक अच्छा लगता था कि यार हाँ यार, ये बंदा है यार। तो ये आपको ना कहीं भी ज़िंदगी में मिल सकता है। लोग, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन उनके पेरेंट्स होते हैं। मेरी भी इंस्पिरेशन में वो तो थे, लेकिन अब वो एक सोच की बात है ना कि मतलब ज़्यादातर हमारी फैमिली में ना सब ने जॉब्स की, सब ने जॉब्स की। मैं भी खुद इसी माइंडसेट के साथ था कि मुझे भी जॉब करनी है और जॉब में ही आगे बढ़ना है। तो मैं देखा ही नहीं था, तो मैं उसी को इंस्पिरेशन तलाश करता था, वहीं पे देखने की कोशिश करता था कि यही है बस, उससे ऊपर कुछ नहीं सोचा। तो अब वो मेंटोर मिल गए हमें, लेकिन मुझे भी मेंटोर बहुत लेट मिले, सही बताऊँ मैं आपको। मुझे अगर ये वाक़तन पहले मिले होते ना, किसी ऐसे मुकाम पे जब मैं ग्रेड फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में था, तो उस वक्त के बाद जो तब्दीली आती वो शायद इसकी तब्दीली से काफ़ी मुख्तलिफ होती। ये मुझे ग्रेजुएशन के अंदर ना, तो उस वक्त मैं अपने फैसले ज़िंदगी के कर चुका था। बीकॉम से आप ये देखें ना, बीकॉम के अंदर मैं था और अब मेरा ये सोचना था कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एमएससी करना है, मैं कैसे करूँगा? क्या मैं पीछे से स्टार्ट करूँ? क्या मुझे रीस्टार्ट करना होगा? ये वो मेंटोर ही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। ही टोल्ड मी, कराची यूनिवर्सिटी एक डिप्लोमा करवाती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम से ना। तो आप स्टैट्स में बहुत अच्छे थे, तो आप एक काम करें, अप्लाई करें डिप्लोमा के लिए। कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया, क्लियर कर लिया। जब वो क्लियर कर लिया तो उसके बाद अब मास्टर्स करेंगे। तो मास्टर्स करेंगे तो स्टैट्स में करेंगे, क्योंकि मैथ में वापस नहीं जा सकते। और उन्होंने मुझे खुद भी मना किया था मैथ से मास्टर्स करने के लिए। उस वक्त जिस वक्त मैंने स्टैट्स से मास्टर्स किया ना, उसमें क्लास में 17 लड़के होते थे और लड़कियाँ होती थी कोई 45 के करीब। और हमारे जो टीचर्स होते थे वो ये कहते थे कि स्टैट्स का डिपार्टमेंट ना कुछ टाइम के बाद वुमेन डिपार्टमेंट के नाम से हो जाएगा, क्योंकि लड़के पढ़ना ही नहीं चाहते थे स्टैट्स को। Why is that? उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था स्टैट्स के बारे में। अच्छा भाई अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2014 की, 2013 की। उस वक्त लोग जानते ही नहीं थे। स्टैट्स का जो दौर आया ना, जो दौर आया वो एग्जैक्टली जब कोविड ने हिट किया, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज़ कैलकुलेशन, व्हाट इज़ डेटा साइंस, व्हाट इज़ डेटा माइनिंग, क्या चीज़ है। उस वक्त तो था ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं था। मतलब जो लड़के इस वक्त, जो लड़के ऑनलाइन सिखा रहे थे उस वक्त कोविड के टाइम पे कि डाटा की ये वो फलानी चीज़ धमकानी, वो चीज़ें मैं करके आ चुका था। मैं हंसता था देख के रील्स को, उन चीज़ों को, यार ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो मुझसे करवा लो एक्सेल में भी। तो वो हम पढ़ के आए हुए थे उस वक्त, वो चीज़ें हमें आती थी बहुत अच्छे से। और आज आप देखें डाटा साइंस एक पूरी फील्ड बन गई है। बिल्कुल, हर फर्म में, हर इंडस्ट्री में इट्स एग्जैक्टली वो पूरा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं अब तो, और भी इससे रिलेटेड फील्ड्स बनती चली जा रही हैं। तो मतलब इसमें तो बहुत है, स्कोप बहुत है। और सर जमीर भी मुझे ये कहते थे कि बेटा आने वाले वक्तों में ना तो परेशान नहीं हो, आने वाले वक्तों में बहुत स्कोप होगा इसका। तो सर क्या स्कोप होगा सर, डिपार्टमेंट में लड़कियां भरी हुई, लड़के तो है ही नहीं। कहते थे कुछ नहीं होता, पढ़ो तुम पढ़ो, बस ये वाली बात थी। अच्छा, आई रियली वांट टू गेट इनटू द प्रोजेक्ट यू डूइंग इन मलीर, कि उसमें आपने बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मली मैट्रिक सिस्टम में से होते हैं या किसी और आगा खान में होते हैं, तो वो जब कैम्ब्रिज की तरफ स्विच करते हैं, ओ लेवल्स की तरफ, लाइक तो दे ड्रॉप देयर स्कूल एंड देन लाइक अगर 7-8 उन्होंने की हुई हो तो फिर वो ओ लेवल्स की तरफ आते हैं। तो हाउ इज़ दैट स्विच और उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? कैन वी गेट इनटू दैट अ लिटिल? या बिल्कुल। देखिए जब कोविड आया था ना, तो कोविड ने हमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। बहुत सारे लोग नीचे भी चले गए, बहुत सारे लोग ऊपर भी आ गए। तो मुझे कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। उसमें सिखाने में क्या क्या चीज़ें शामिल थी कि मैं आगे तो बढ़ रहा था,
लेकिन ना एक कोई डिफरेंट सा काम होना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट करूँ। तो रिसेंटली ना मुझे अब आपका प्रोजेक्ट मिला, तो मैंने उसमें काम किया। अच्छा, उसमें मैंने जब काम किया ना, तो यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड करना और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखेंगे ना, तो वो बहुत ही कोई प्रोफेशनल होगी, और आप खुद कैमरा लेके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो वो एक डिफरेंट होगी। तो वो तो एक आदत थी रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन वो जो वहाँ पे मैंने सीखा ना, तो मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इसको किसी डिफरेंट तरीके से करूँ, कैसे करूँगा, क्या करूँगा? तो मलिन में बेसिकली मेरा दोस्त है सुहेब, और उनके साथ मैं 6 साल से हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, आईजेके इंस्टीट्यूट का नाम है। 6 साल से हम वहाँ कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार अपना कुछ करना है ना, कुछ डिफरेंट करना है और कुछ अच्छा करना है। अच्छा, उस वक्त जब मैं अबाब में रिकॉर्डिंग करवा रहा था ना, उस वक्त मेरे माइंडसेट में ये था कि मैंने कहा यार मैं अगर ये सारी सर्विसेज जो मतलब रिकॉर्ड की जाती हैं और ये उन बच्चों को दी जाएँ जो करना चाहते हैं पर उनके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज बहुत कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अब कौन नहीं चाहता भाई, हर बंदा चाहता है उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे। तो मैंने कहा यार ये काम अगर मैं करूँ तो कैसे करूँगा, उसके लिए सोचा, लेकिन देखा कि यार उसके लिए मॉनेटरी फंड्स बहुत सारे चाहिए। तो मैंने कहा यार फिर ठीक है, अपना करेंगे। तो वहीं पे सुहेब से ऐसी डिस्कशन मैंने कहा भाई स्टार्ट करना चाहता हूँ, ओ लेवल्स आपके पास, तो करें। अब जो जो चीज़ें मैं वहाँ से ले सकता था वो मैंने पिक की। 1 साल तो हमने बिल्कुल नॉर्मली चलाया जैसे ओ लेवल्स चलता है, मतलब कोई नहीं ना। वो जो चीज़ थी ना दिमाग में कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, और जिस तरह से चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर, आप देखें तो बच्चा ओ लेवल्स की तरफ मूव कर रहा है, मैट्रिक वाला बच्चा भी मूव कर रहा है, ग्रेड 9-10 में मूव करने की कोशिश कर रहा है, 9 के पेपर देता है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वो सोचता है यार मैं ओ लेवल्स की तरफ चला जाऊँ। सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए जो बैरियर था ना वो ये था, और है अभी भी, फाइनेंशियल। और मलिर जैसे स्लम एरिया के अंदर हमने स्टार्ट किया, बट इट्स नॉट लाइक स्लम, मैं रफ़ायाम में हूँ, स्लम थोड़ा और आगे, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर प्रायोरिटी क्या देते हैं कि यार हम फलानी जगह जाके पढ़ लें, फलानी जगह जाके पढ़ लें। जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है वो बोलते हैं कि यार नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम वापसी इंटरमीडिएट उसी में रहते हैं, मैट्रिकुलेशन के अंदर। हमने स्टार्ट किया और हम एक नई चीज़ लेकर आए। वो नई चीज़ क्या थी कि हमने बोला कि भाई आप अगर 7th पढ़ रहे हैं स्कूल में, किसी भी मैट्रिकुलेशन स्कूल में 8 पढ़ रहे हैं, अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट है, आप हमारे पास आएँ, आप हाफिज़ हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। 1 साल हम आपको प्री ओ लेवल्स कराएंगे। अच्छा, प्री ओ लेवल्स क्या है, ये मैंने बाद में लॉन्च किया। पहले तो हमने 2 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया ओ लेवल्स का कि 2 साल में, जो है हाँ वही जो है 2 साल में ओ लेवल्स करो, ठीक है, और चले जाओ घर। तो कर लो, मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाना, हमसे पढ़ लो, प्राइवेटली अपेयर करवा देंगे और चले जाओ। लेकिन उसमें ना पहले साल ही ये बात समझ में आ गई कि यार ये बच्चे तो नहीं कर सकते। वजह क्या थी? क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है ना। हमने सीखा, फ़ौरन ही सीखा उस चीज़ को, कि वो जो बच्चा मैट्रिकुलेशन से आ रहा है उसकी इंग्लिश इतनी अप टू द मार्क नहीं है, उसके अंदर कंटेंट राइटिंग नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, वो नहीं लिख सकता। उसकी ग्रामर ऑल तो बहुत अच्छी है, ग्रामर देख लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर वो दिस एंड दैट से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो उसके पास वोकैबुलरी नहीं है। हमने कहा क्या करें, फिर हमने प्री ओ लेवल्स लॉन्च किया। कुछ बच्चे ऐसे थे, उनको उठा के प्री ओ लेवल्स में डाला कि भाई देखो तुम्हारी इंग्लिश अभी बेहतर नहीं है, हम तुम्हें ये पेपर्स अभी नहीं दिलवा रहे, अभी तुम यहाँ पे इस प्रोग्राम में हो। इसका क्या ड्यूरेशन है प्री ओ लेवल्स का? 1 साल। ओके। ये लेकिन उन बच्चों के लिए जो ग्रेड 7, 8 और अगर कोई बच्चा स्कूल से 9 भी ड्रॉप करके आता है, तो अगर वो अप टू द मार्क है तो हम डायरेक्टली उसको 2 ईयर में बिठाते हैं। ठीक है, कि 2 साल में ओ लेवल्स करो, घर चले जाओ। 10th ड्रॉप करके आ रहा है तो अगर उसके पुराने ग्रेड्स हैं तो ग्रेड 11 में बिठाया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स करवाए, भेज दिया। लेकिन वो बच्चा जो ग्रेड 7, 8 से आ रहा है, यहाँ पर ग्रेड 9 से आ रहा है और मैट्रिकुलेशन से आ रहा है, यहाँ हिफ्स करके पढ़ रहा था और उसने ड्रॉप किया, तो वो तो इंग्लिश में ऐसा है ही नहीं ना। हमने प्री ओ लेवल्स में क्या किया, हमने उसको 4 सब्जेक्ट पढ़ाने। साइंस पढ़ाएंगे, हम उसको साइंस पढ़ाएंगे लोअर सेकेंडरी वाली, हम उसको इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम उसको मैथ्स पढ़ाएंगे और उसके साथ उसको उर्दू पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें हमने डिसाइड किया। अच्छा, साइंस में भी हमने ब्रेक कर दिया, मतलब हमने जो कंप्यूटर में जाने वाले थे, जिनका माइंडसेट था, उनको हमने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू करवाई, और उस टीचर से पढ़वाई जो टीचर एग्जैक्टली मार्केट में बहुत सारी जगहों पर पढ़ा रहा है। उनको हम सैलरी पे रखते हैं, मतलब हम वहाँ पे कोई परसेंटेज वाला सैलरी है ही नहीं हमारा, हम सैलरी पे काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना, वो एक डिफरेंट स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक की जो हमारी इंटरमीडिएट में चलती हैं, लेकिन ओ लेवल्स में लोग अडॉप्ट नहीं करते उसको। यूजुअली क्या होता है, 2 दिन आता है टीचर, पढ़ाता है, क्लास लेता है, चला जाता है। यही है सिनेरियो सब जगह पे। टीचर ने टेस्ट लिया, ले लिया, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, सिलेबस कवरेज नहीं हुई तो एक्स्ट्रा क्लास ले ली। हमारी एक्स्ट्रा क्लास की नीड नहीं पड़ती। ओके, वी स्टार्ट इन जुलाई, हम जुलाई में स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन मतलब अप्रैल के अंदर बच्चों ने पेपर होने हैं, बच्चों के 28 से 25 से पेपर स्टार्ट होते हैं। मार्च में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। अप्रैल में हमारे 3 मॉक्स होते हैं। हमारा सिस्टम किस तरह चल रहा है, हमारे पास बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए आ रहा है जो कि अपेयरिंग है, तो ही विल बी इंगेजिंग 4 days।
किस तरह से 2 दिन उसको मेन टीचर पढ़ाएगा और मार्केट का टीचर पढ़ाएगा, कोई अच्छा टीचर पढ़ाएगा। एक दिन उसकी उसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी जो हमारा अपना पढ़ाया हुआ या हमसे रिलेट करता हुआ कोई भी ए लेवल्स का पास आउट कैंडिडेट उस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर करवाएगा आके। और उसके बाद आखिरी दिन उसका होगा टेस्ट, यानी कि उसके एक सब्जेक्ट के 4 दिन वीक में एंगेज हो गए, एक घंटे की स्लॉट ही सही, लेकिन वो एंगेज कर दी हमने। डेली बेसिस पे उनको होमवर्क मिलता है। जो बच्चे ऐसे हैं, अब जैसे होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, पीएचडी में आप क्या होमवर्क देंगे? टीचर ने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करवाई, उससे निकाले हमने 4 पास पेपर के सवाल, तुम इस पर आंसर्स लिख के लेकर आओगे। एक चेकर बैठाया तो उनके आंसर्स को चेक करता है, वो चेक करता है इस बच्चे ने ये फ्रेज नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, उसको वहाँ मार्क करेगा, बताएगा तुमने ये बातें नहीं लिखी, दोबारा से आंसर लिख के लेकर आओ। तो बच्चों को खुद करना ही है, क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं ना, हमें वहाँ पे उनको सिखाना है कि तुम, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते भाई कि तुम ये याद कर लो ये आ जाएगा, ये वाला तो है ही नहीं ना सिखाएंगे। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन याद कर सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस याद नहीं कर सकते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये वाला एक सिनेरियो था जिस पे काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखते हैं क्या होता है, इस साल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। वैसे अभी तक हमारे रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और उस एरिया के अंदर उसके हिसाब से देखा जाए तो आई जस्ट स्टार्टेड विद द 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे थे हमारे पास शुरू में, पहले साल उन्हीं को अपेयर कराया। उसमें एक ही ग्रेड था बी, वो बच्चे का इंग्लिश में आया था। और उस साल ये बात समझ में आ गई थी कि उस विसिनिटी का बच्चा इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिनेरियो और बहुत सारी चीज़ें, तो ये अंदाज़ा हो गया था। तो उसके लिए हमने इस साल डबल काम किया, मतलब इंग्लिश में जो टीचर पढ़ा रहा है, एक हमने प्रैक्टिस अलग से लगाई हुई इंग्लिश की, उसमें एक अलग टीचर हायर किया हुआ है जो सिर्फ आके उनकी चीज़ों को चेक कर रहा है, क्योंकि उनको बताने वाला भी तो कोई हो कि तुम ये गलती कर रहे हो, उससे सही करवाए। तो बस अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें आप। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। एंड दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इट्स लाइक अ प्रोफेशनल पॉडकास्ट, लगा था बस गपशप हो रही है। एंड यू वर सो जेन्युइन एंड बहुत मज़ा आया मुझे। All of the tips and tricks you gave and sharing your experience as well, I think it is very, very inspiring for all of the people out there, चाहे वो students हों, professionals हों, and just to have that spark in you, चाहे आपकी motivation monetary terms से, but at least you had something to look forward to, and that is what made you the person you are today. All the best for all your future endeavors, and thank you so much for your time. Jazakallah. All right, guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.